So today we will take this dengue lecture further and we will learn about few concepts. Dengue, it is a viral illness caused by a dengue virus. 4 strains होते हैं इनके और नेमली हम लोग इनको नेम देते हैं den 1, then den 2, den 3, den 4. कोई भी टाइप से अगर एक बार इन्फेक्शन होता है तो इनके अंदर की जो प्रोटीन्स हैं वो आपकी एंटीजन जैसी बिहेव करती हैं और ये प्रोटीन आपके डायग्नोसिस में भी हेल्प करती हैं. यू कॉल इट नॉन स्पेसिफिक एंटीजन 1, NS1 एंटीजन. एक बार अगर किसी को डेंगू 1 हो गया तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनेंगी उस वायरस को न्यूट्रलाइज कर देंगी, आप ठीक हो जाओगे. लेकिन ये एंटीबॉडीज बॉडी में लाइफ लॉन्ग परसिस्ट करेंगी, ये भी फायदे वाली चीज है. आगे भी आपको कभी डेंगू 1 से इन्फेक्शन नहीं होगा. यू विल रिमेन इम्यून थ्रू आउट योर लाइफ. लेकिन अगर डेंगू 2 हो गया तो एंटीबॉडी 2 बननी चाहिए, लेकिन इसके साथ एंटीबॉडी 1 भी बन जाती है, जो कि एंटीबॉडी 1 डेंगू 2 को कुछ नहीं करता है बल्कि बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस करता है. तो इसी को हम लोग कहते हैं एनहेंसिंग एंटीबॉडीज. आइए देखते हैं. यहाँ पे हमने कह दिया एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और वायरस को किल कर दोगे, आप न्यूट्रलाइज कर दोगे और ये एंटीबॉडी आपके थ्रू आउट लाइफ रहेंगी. तो कम से कम उस पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ वायरस से आपको इन्फेक्शन नहीं होगा. तो ज्यादा से ज्यादा आपको 4 बार डेंगू हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 4 ही स्ट्रेन होते हैं. वेक्टर बॉर्न डिजीज है. ये वायरस हमारे पास एयर वाटर सॉइल से नहीं आएगा, कोई ना कोई क्रिएचर इसको हमारी बॉडी में इनोकुलेट करेगा. And that mischievous creature is female mosquito, Aedes mosquito. इससे चिकनगुनिया भी होता है, ठीक है. डेंगू जैसा ही वायरल फीवर है बट इसमें बॉडी पेन ज्यादा होता है, मोर्टेलिटी कम होती है, प्लेटलेट उतना कम नहीं होता है. आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरस है. आर्थ्रोपोड मतलब आपका आर्थ्रोपोडा फैमिली के जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे ही हमारी बॉडी में आता है. तो यहाँ पे मॉस्किटो भी आर्थ्रोपोडा का मेंबर है. इसी में बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होता है, ऐसे लगता है हड्डियां टूट रही हैं. वी कॉल इट ब्रेक बोन फीवर. डेफिनेशन आप लोगों ने देख लिया था, यहाँ पे मैंने 2 टर्म क्लेरिफाई किए थे, आर्थराइटिस एंड आर्थरालजिया. आर्थराइटिस का मतलब जॉइंट पेन हो स्वेलिंग के साथ, दिस. आर्थरालजिया का मतलब है केवल जॉइंट पेन हो. तो डेंगू में केवल जॉइंट पेन होता है, गठिया नहीं हो गया है, वायरल फीवर है जिसमें काफी ज्यादा जॉइंट पेन होता है, तो हम लोग कहते हैं आर्थरालजिया. एनहेंसिंग एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट कल हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था और इसको सिंपली हम लोगों ने इस तरीके से कहा था, अगर पहली बार किसी को डेंगू 1 का इन्फेक्शन हुआ उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी 1 बनेगी, उसको न्यूट्रलाइज भी करेगी, थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट भी करेगी ताकि डेंगू 1 दोबारा आपको ना हो. डेंगू 2 से हुआ तो एंटीजन 2 एंटीबॉडी 2 उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, थ्रू आउट लाइफ रहेगी, डेंगू 2 कभी नहीं होगा. लेकिन मैं कह रहा हूँ किसी को 2 बार डेंगू हुआ. पहली बार मान लेते हैं डेंगू 1 से हुआ, एंटीबॉडी 1 बनी, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, ये बन गई. सेकेंड टाइम उसको डेंगू 2 से ही इन्फेक्शन हुआ, एंटीबॉडी 2 बनी और इसने न्यूट्रलाइज भी कर दिया डेंगू को. लेकिन जो एंटीबॉडी 1 बन गई है ये आपके डिजीज की सीवियरिटी को एनहेंस कर सकती है, इसीलिए यहाँ पे हम प्रीवियस एंटीबॉडी को एनहेंसिंग एंटीबॉडी कहते हैं. ये एंटीबॉडी 1 जो कि दोबारा और ज्यादा इसका फॉर्मेशन बढ़ गया, ये डेन 2 को किल नहीं कर सकती, ये बनी ही है डेन 1 को किल करने के लिए. तो यहाँ पे जाएगी कहाँ ये बॉडी में. अब डेन 1 मिल नहीं रहा है, डेन 1 से मिलती जुलती जहां पे भी बॉडी की प्रोटीन मिलेगी वहां पे जाके उसको एंटीजन समझ लेगी और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और वो टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वहां पे इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है. तो जैसे हमने कहा ये आपके प्लेटलेट पे और ब्लड वेसल्स पे अटैक करेगा. प्लेटलेट पे करेगा, प्लेटलेट का नंबर कम हो जाएगा, काफी सारे प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय होंगे जिसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. जब प्लेटलेट काउंट 1 लाख से कम हो जाता है तो हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. आपको पता है प्लेटलेट की वजह से ही खून जमता है, हम लोगों का ब्लीडिंग, हम लोग नॉर्मली ब्लीड नहीं करते हैं, लेकिन अगर प्लेटलेट कम हो जाए तो चांसेस ऑफ ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगा, है ना. कहाँ से ब्लीड कर सकता है, बॉडी में कहीं से भी. एपिस्टैक्सिस मतलब नाक से ब्लीड करे, पेटिकी परप्यूरा मतलब स्किन में ब्लीडिंग हो, अभी डायग्राम देख लेते हैं. इंटरनल ब्लीड भी हो सकता है, जैसे ब्रेन हेमरेज हो सकता है, स्ट्रोक,
जैसे एब्डोमिनल कैविटी में, पेट में ब्लीडिंग हो सकती है, लंग्स के अंदर ब्लीड हो सकता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं सीवियर डेंगी या डेंगी हिमरेजिक फीवर। ये पुराना नाम था इसका। चलो यहाँ तक भी ठीक है। आगे चल के क्या हो जाता है, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको भी अटैक करने लगता है। कौन सा? जो एनहेंसिंग एंटीबॉडी था, जिससे पहले डेंगू हुआ था, उस स्ट्रेन के अगेंस्ट एंटीबॉडी। अब ब्लड वेसल से फ्लूइड बाहर लीक आउट कर जाएगा। ब्लड वेसल के अंदर होता क्या है? ब्लड होता है, उसमें वाटर होता है आपका 55%। अगर वो लीक आउट कर जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा। और बीपी इतना कम हो जाए कि वो रिकॉर्डेबल ना हो तो हम लोग कह देते हैं पेशेंट शॉक में चला गया। सिस्टोलिक बीपी लेस देन 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये आपका हो जाता है डेंगी शॉक सिंड्रोम, DSS। इतना जब देख लिए हैं तो हम लोग अब डेंगी को क्लासिफाई कर सकते हैं। सिंपल डेंगी मतलब डेंगी फीवर, सीवियर डेंगी एंड डेंगी शॉक सिंड्रोम। कितना इजी है, यहाँ पे लिख लेते हैं। हियर antibody 1 that is against den 1 will enhance severity of, क्या? severity of den 2 infection। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? therefore known as enhancing antibodies, enhancing antibodies। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये डेंगी में ही बस काम आता है, ठीक है। enhancing antibodies, वेरी सिंपल, याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं, ये जो एंटीबॉडीज बनी हैं जिनको हम एनहेंसिंग एंटीबॉडीज कह रहे हैं, अब यहाँ पे हम लोग ये बात कह रहे हैं कि ये प्लेटलेट और ब्लड वेसल को ही क्यों अफेक्ट कर रहा है? क्योंकि ये बना था डेन 1 के अगेंस्ट, डेन 1 के NS1 एंटीजन के अगेंस्ट। उससे मिलती जुलती कुछ प्रोटीन्स होती हैं बॉडी की। भाई प्रोटीन क्या है? अमीनो एसिड का सीक्वेंस है। तो उससे मिलता जुलता अगर कहीं कोई सीक्वेंस मिलेगा और डेन 1 नहीं मिलेगा तो उसको अटैक करने लगेगा। यहाँ पे इस तरीके से हम लोग इसको सिंपल लाइन डायग्राम से देख लेते हैं कि किसको अटैक करेगा। डेन 1 के एंटीजन को, डेन 1 के एंटीजन 1 को, जो कि NS1 एंटीजन होता है, राइट। चलिए वो सब छोड़ दीजिए, इसको अटैक करेगा। अब ये तो है ही नहीं डेन 1, अब ये किसको अटैक करेगा? ये अब आपके एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल। आगे चल के पेशेंट शॉक में चला जाएगा। दूसरा किसको अटैक कर दे रहा है? प्लेटलेट को, प्लेटलेट्स को, जिसकी वजह से प्लेटलेट कम हो जा रहे हैं, हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, है ना। और इसकी वजह से आगे पेशेंट में ब्लीडिंग हो सकती है, राइट। इसी चीज को हम लोग कहते हैं, अगर हम लोग इतनी बात की बात करें, इनको क्यों अटैक किया, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर मिमिक्री, मॉलिक्यूलर मिमिक्री, है ना। इसको एक लाइन में लिख लेते हैं। एंटीबॉडी 1 विल अटैक सिमिलर प्रोटीन्स as of den 1 antigen, example platelets and blood vessels। This phenomena is known as molecular mimicry। ये बहुत जगह काम आता है ये फिनोमेना। दिस फिनोमेना इज नोन एज मॉलिक्यूलर, कोई सिमिलर मॉलिक्यूल मिल गया, मॉलिक्यूलर मिमिक्री। जैसे फोन पे आपको किसी ने सनी देओल की आवाज में बात कर लिया तो आपको लग गया सनी देओल हो, ठीक है, आपने उसको उस तरीके से ग्रीट किया। समथिंग लाइक दैट हैपेंस हियर आल्सो। तो इस तरीके से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बहुत देख लिया। अब डेंगी को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेंगी इलनेस। क्लासिफिकेशन ऑफ डेंगी कितना इजी है। पहले हम लोग कह देते हैं, पहले क्लासिफिकेशन कुछ और था, आज ये है जो मैं बता रहा हूँ।
सबसे पहले आपका आ गया डेंगी फीवर। ठीक है, जैसे वायरल फीवर होता है वैसे डेंगी फीवर, ये भी एक वायरस है, ये भी सिंपल जैसे वायरल इलनेस होते हैं वैसे ही होगा। लिख लेते हैं लाइक वायरल फीवर, मतलब कॉमन वायरल फीवर। फिर इसके अलावा हम लोग कहते हैं दो अब थोड़े डेंजरस टाइप के होंगे। दूसरा कौन सा होगा यहाँ? दूसरा सीवियर डेंगी। सीवियर डेंगी जिसको हम लोग कहते हैं डेंगी हेमरेजिक फीवर। डेंगी हेमरेजिक फीवर, ये भी ठीक है। आगे चल के और सीवियर हो जाएगा जिसमें पेशेंट शॉक में चला जाएगा। थर्ड, डेंगी शॉक सिंड्रोम। ठीक है, इसको हम लोग कह देते हैं DSS। इसको हम लोग कह देते हैं डेंगी हेमरेजिक फीवर। अब आप लोगों ने देख लिया था, यहाँ पे कुछ ज्यादा बताना नहीं है मुझे। डेंगी फीवर एक तरह से सिंपल वायरल इलनेस है, और आगे चल के हम लोगों ने देख लिया है ये दोनों तब होंगे जब डेंगी किसी को सेकेंड टाइम हुआ हो प्रोबेबली। ऐसा बिल्कुल नहीं कि फर्स्ट टाइम में हो ही नहीं सकता, डिपेंड करता है इंसान कितना ससेप्टेबल है। लेकिन सेकेंड टाइम अगर डेंगी हो रहा है तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि सीवियर डेंगी हो या डेंगी शॉक सिंड्रोम हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं डेंगी फीवर। आइए, फर्स्ट आपका है डेंगी फीवर। यहाँ पे पहली लाइन लिखते हैं इट इज लाइक सिंपल वायरल फीवर। सिंपल वायरल फीवर होता है, प्लेटलेट जरूर कम होते हैं, बॉडी पेन जरूर होता है, फीवर जरूर होता है ना। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता सिंपल वायरल फीवर में किसी को पेटिकी आ जाए, किसी को परप्यूरा आ जाए या पेशेंट की डेथ हो जाए। इन जनरल ऐसा नहीं होता है ना। तो सबसे पहली कैटेगरी हमारी है सिंपल वायरल फीवर जैसा, जिसको हम डेंगी फीवर कहते हैं। यहाँ पे सिंपल सी बात ये है, हाई ग्रेड फीवर, डेंगी में आपका हाई ग्रेड ही फीवर होता है, हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स एंड राइगर। ठीक है, फीवर की सीवियरिटी से हम लोग नहीं बताते हैं डेंगू फीवर तो हमेशा सीवियर होता है ना। इसके अलावा हम लोग कहते हैं सीवियर बॉडी एक। सीवियर बॉडी एक, शरीर दर्द, वायरल फीवर भी किसी को होता है, ये सब तो होता ही है। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं इसको ब्रेक बोन फीवर। और एक पेन और होता है जो हम लोग कहते हैं रेट्रो ऑर्बिटल पेन। ऐसे लगता है आंख के पीछे कुछ पेन हो रहा है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक ये होता है। जब भी फीवर किसी को होता है हाई ग्रेड होता है तो उसके साथ कुछ कॉन्स्टिट्यूटिव सिम्टम्स होते हैं, जनरल सिम्टम्स होते हैं, है ना। जनरल सिम्टम की अगर बात करें, along with कॉन्स्टिट्यूटिव सिम्टम्स, कौन से होते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव सिम्टम्स? किसी को फीवर है उसे भूख नहीं लगेगी, उसे वॉमिटिंग फील होगा, है ना, सुस्त रहेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव सिम्टम्स। एग्जाम्पल बॉडी एक तो ऐसे हम लोगों ने लिख ही लिया है, एग्जाम्पल वॉमिटिंग, नोजिया, थका थका सा फील करेगा, मलेज। ठीक है, इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूटिव सिम्टम्स होते हैं। जैसे वायरल इलनेस होता है तो अक्सर फ्लू लाइक सिम्टम्स भी हो जाते हैं। इंसान को जैसे कोल्ड हो गया, कफ हो गया, नाक बह रही हो, तो ऐसे भी सिम्टम हो सकते हैं, प्लस फ्लू लाइक सिम्टम्स। फ्लू लाइक सिम्टम्स एग्जाम्पल हो सकता है उसे फीवर के साथ कोल्ड भी महसूस हो, रनिंग नोज हो, रनिंग नोज। तो सिंपल डेंगी फीवर, या हम अगर केवल डेंगी फीवर कहते हैं तो इसका मतलब है ये एक वायरल फीवर जैसा है। ऑफ कोर्स ये भी एक वायरस से होता है, आप सभी को कभी ना कभी वायरल फीवर जरूर हुआ होगा। ठीक है, तो उसमें भी बहुत सीवियर बॉडी एक, भूख नहीं लगती है, लैक ऑफ एपेटाइट, वॉमिटिंग फील होता है, पेन एब्डोमेन फील होता है, पूरी बॉडी का पेन होता है। एक चीज जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, बॉडी पेन थोड़ा सा ज्यादा होगा, ब्रेक बोन फीवर। दूसरा यहाँ पे रेट्रो ऑर्बिटल पेन की कंप्लेन काफी ज्यादा मिलती है, कभी कभी रेड आईज भी मिलने लगती हैं। ठीक है,
तो ये आपका सिंपल डेंगू फीवर हो गया। अब हम लोग आते हैं आपका सीवियर डेंगी, जिसको डेंगी हेमरेजिक फीवर कहते हैं। और दूसरा चीज हम लोग देखते हैं डेंगी शॉक सिंड्रोम। ठीक है, आइए देख लेते हैं। फीवर यूजुअली सबसाइड्स विद इन 7 days। अब ये क्लिनिकल का भी पार्ट हो गया, विद इन 7 days। अगर मान लो किसी को 20 days से फीवर आ रहा हो तो उसमें डेंगू आप सोचो ही नहीं। वायरल इलनेस ज्यादा से ज्यादा 7 days लास्ट करता है, सेल्फ लिमिटिंग होता है, आपको सपोर्टिव मैनेजमेंट देना होता है। एंटीवायरल यहाँ डेंगू के लिए कुछ भी नहीं है। सबसाइड्स विद इन कितने 7 days विदाउट मच कॉम्प्लिकेशंस। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, उनको हम लोग डेंगू हेमरेजिक फीवर और हम लोग डेंगू शॉक सिंड्रोम में देखेंगे। आजकल डेंगू हेमरेजिक फीवर को हम लोग सीवियर डेंगू कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सेकेंड, सीवियर डेंगू ऑल्सो नोन एज डेंगू हेमरेजिक फीवर। अभी भी देखो यहाँ पे पेशेंट को थोड़ा सा ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस आएंगे, लेकिन अभी भी वो शॉक में नहीं गया है ना। अभी भी उसका बीपी चलिए थोड़ा सा लोअर साइड पे होगा, उसकी एक्सट्रीमिटीज हो सकता है थोड़ी कोल्ड हो गई हो, लेकिन अभी भी मेन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे प्लेटलेट कम हो गए हैं। तो हम लोगों ने यही कहा था, अगर किसी को सेकेंड टाइम डेंगू हुआ है, एग्जाम्पल सेकेंड टाइम डेंगू, यहाँ पे कुछ पहले की एंटीबॉडीज हीरो बनने लगेंगे, हम लोग कहते हैं एनहेंसिंग एंटीबॉडीज। तो हम लोगों ने देखा था एनहेंसिंग एंटीबॉडीज एज पर मॉलिक्यूलर मिमिक्री आपके ब्लड वेसल को अटैक कर सकते हैं, और किसको, आपके प्लेटलेट को। तो यहाँ पे एनहेंसिंग एंटीबॉडीज मेनली आपके प्लेटलेट्स को अटैक करती हैं। ठीक है, तो दीज एनहेंसिंग एंटीबॉडीज किसके थ्रू, मॉलिक्यूलर मिमिक्री, किसको अटैक कर देते हैं, अटैक प्लेटलेट्स, क्योंकि वहां पे भी सिमिलर प्रोटीन्स इनको मिल जाती हैं। तो देयर इज मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। ठीक है, मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, जिसकी वजह से प्लेटलेट कम हो जाएंगे, हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइट का मतलब होता है प्लेटलेट, पीनिया का मतलब होता है कोई चीज कम हो जाए। तो बिलो 1.0 लाख प्लेटलेट पर क्यूबिक मिलीमीटर। थ्रोम्बोसाइट का मतलब होता है, थ्रोम्बोसाइट का मतलब होता है प्लेटलेट। इरिथ्रोसाइट का मतलब होता है आरबीसी। ल्यूकोसाइट का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इसीलिए आपके इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग केवल ऐसा नहीं कि बाहर जो दिखे वही ब्लीडिंग है, इंटरनल ब्लीड भी हो सकता है। इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ ब्लीडिंग, रेड से लिख लेते हैं, बल्कि ये पिंक है। ब्लीडिंग, ब्लीडिंग किस फॉर्म में होगा, ब्लीडिंग इन फॉर्म ऑफ, कल हम लोगों ने बात की थी थोड़ा बहुत, ब्लीडिंग किस फॉर्म में आएगा, हो सकता है नोज से ब्लीड हो, नेजल ब्लीड, तो इपिस्टैक्सिस, नाक से खून कभी कभी नॉर्मल भी आ जाता है ना। स्किन में ब्लीड हो सकता है, स्किन में ब्लीड होता है तो डिपेंडिंग ऑन साइज हमारे पास रेड ड्रेसेस मिलते हैं, हमें लाल लाल चकत्ते दिखते हैं। तो अगर छोटा है तो पेटिकी कहेंगे, बड़ा हो गया है तो परप्यूरा कहेंगे। रेड रेसेस, ये आपके दो हो सकते हैं, पेटिकी या परप्यूरा। पेटिकी अगर लेस देन 3 मिलीमीटर है और परप्यूरा अगर ग्रेटर देन 3 मिलीमीटर है। तो स्किन में ब्लीड हो सकता है, अभी डायग्राम देख लेते हैं कैसे ये लोग दिखते हैं। पेटिकी परप्यूरा हो सकता है आपका फ्रैंक ब्लीड हो, बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पे और इंटरनल सरफेस में भी। मान लीजिए मैंने कह दिया इंटरनली ब्लीड हुआ, तो हो सकता है जीआई ब्लीड हो, पेट में ब्लीडिंग हो गई हो, इसकी वजह से स्टूल के साथ हो सकता है ब्लड आ रहा हो।
और स्टूल इसी की वजह से कभी कभी ब्लैक दिखते हैं, हम लोग कहते हैं मलीना है। ठीक है, तो जब भी आप डेंगू के पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो या हिस्ट्री ले रहे हो तो आप लोग वहां पे ये भी पूछेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टूल आपके ब्लैक होते हैं, इसका मतलब है अंदर कहीं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीड है, राइट। चलिए, हो सकता है ब्लीड इनटू इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लीड हो सकता है। जैसे अगर ब्रेन में हो गया तो हम लोग कहेंगे स्ट्रोक हो गया पेशेंट को, एग्जाम्पल ब्रेन में ब्लीड हो गया तो हम लोग कहते हैं स्ट्रोक, या सेरिब्रल हेमरेज, या ब्रेन हेमरेज, राइट। ये सब टर्म्स आप लोग बहुत फ्रीक्वेंटली सुनते हो, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, समथिंग लाइक दैट। आइए, स्पीड थोड़ी सी ज्यादा इसलिए थी क्योंकि इसमें कोई आपको बहुत लॉजिक नहीं लगाना है। तो मेनली हमें ये देखना है कि जब भी कोई डेंगू का पेशेंट आपकी ओपीडी या आईपीडी कहीं पे भी आता है, उसको एग्जामिन करना है, उसकी स्किन देखनी है, खासकर जो पेटिकी परप्यूरा होते हैं वो सबसे पहले आते हैं, उसके बाद वो इंटरनल ब्लीड, इपिस्टैक्सिस, ये सब भी आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस में मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक बार कुछ डायग्राम, पेटिकी परप्यूरा कैसे दिखते हैं। इस डायग्राम को आप लोग देख पा रहे होगे होपफुली, इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर देते हैं इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे छोटे छोटे आपकी बॉडी में इस तरीके से रैसेस हैं, ये आपका स्किन में ब्लीड है, ठीक है। लेस देन 3 मिलीमीटर रेड स्किन रैसेस सजेस्टिव ऑफ स्किन ब्लीड, इसी को आप लोग कह देते हो पेटिकी, ठीक है, पेटिकी। ये आपका पेटिकी का हो गया। तो पेटिकी आपके लेस देन 3 मिलीमीटर होते हैं, और ज्यादा ब्लीड हो जाए तो ये रैसेज और बड़े आपको नजर आएंगे, आप लोग उसी कंडीशन को कह देते हो परप्यूरा। आइए परप्यूरा का भी देख लेते हैं कैसा दिखता है। पेटिकी तो हो गया, परप्यूरा की बात करते हैं। बहुत फ्रीक्वेंटली आपने इसको भी देखा होगा, ठीक है, इसको बड़ा बना दिया है हमने, ठीक है। ये आपका परप्यूरा है, यहाँ पे जो साइज ऑफ रैसेस हैं ये 3 मिलीमीटर से ज्यादा है, ग्रेटर देन 3 मिलीमीटर, ठीक है। ये भी स्किन ब्लीड है, इसको हम लोग कहते हैं परप्यूरा, ग्रेटर देन 3 मिलीमीटर स्किन ब्लीड। तो अगर कोई डेंगू का पेशेंट इन सारे सिम्टम्स और साइंस के साथ आए, इसका मतलब वो सिंपल डेंगू फीवर नहीं है, अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, है ना। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा होगा, हो सकता है पेशेंट की ब्लीडिंग से डेथ हो जाए। तो ये आपका परप्यूरा है, ये आपका पेटिकी है, ठीक है। आगे चल के पेटिकी परप्यूरा में चेंज हो सकते हैं जैसे सीवियरिटी बढ़ती है। फिर से देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे सीवियर डेंगू, ऑल्सो नोन एज डेंगू हेमरेजिक फीवर। आगे चल के इसमें भी शॉक हो सकता है, जब शॉक हो जाएगा तो डेंगू शॉक सिंड्रोम में आएगा। यहाँ पे हम लोग कहते हैं सेकेंड टाइम हुआ होगा उसको, मोस्ट प्रोबेबली एनहेंसिंग एंटीबॉडीज होंगी। ये एनहेंसिंग एंटीबॉडीज मॉलिक्यूलर मिमिक्री के थ्रू प्लेटलेट को भी अटैक कर सकते हैं, ब्लड वेसल को, पहले प्लेटलेट को, दे आर मोर ससेप्टिबल। तो मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट होगा, आगे चल के प्लेटलेट का नंबर काफी कम हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और हमें पता है प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग या ब्लीडिंग प्रिवेंट करते हैं, लेकिन अगर प्लेटलेट ही नहीं होगा तो ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अब यहाँ पे ब्लीडिंग इन फॉर्म ऑफ, कहीं से भी ब्लीड हो सकता है, इंटरनल एक्सटर्नल कहीं से भी। जो सबसे पहले हमें नजर आता है अक्सर वो स्किन ब्लीड होता है। अच्छा, जो म्यूकोसल ब्लीड होता है वो अक्सर जीआई म्यूकोसा का होता है, तो स्टूल कलर से पता चल जाता है। स्किन ब्लीड मतलब पेटिकी, मतलब परप्यूरा, ठीक है। छोटे हैं तो पेटिकी, बड़ा हो गया तो परप्यूरा, इससे भी बड़ा हो गया तो इकाइमोसिस, ठीक है। जीआई ब्लीड, इसको हम लोग देख तो नहीं सकते हैं, है ना, तो इसमें हम लोग स्टूल का कलर पूछते हैं। अगर थोड़ा बहुत जीआई ब्लीड हुआ है तो स्टूल के कलर आपके ब्लैक हो जाते हैं, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है वो आपका थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होकर दूसरे फॉर्म्स में चेंज हो जाता है, हम लोग इसी कंडीशन को कहते हैं मलीना। तो ये पूछना बहुत जरूरी है। इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लीड हो सकता है, जैसे पेरिटोनियल कैविटी में ब्लीड हो गया, ब्रेन के अंदर ब्लीड हो गया। एक एग्जांपल ले लिया था हम लोगों ने, स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, आगे चल के पैरालिसिस के फॉर्म में ये प्रेजेंट कर सकता है डेंगू का पेशेंट।
यहाँ डायग्राम देख लिया हम लोगों ने पेटिकी के। पेटिकी आपके लेस देन 3 मिलीमीटर और बड़े हो गए स्किन में ब्लीड तो हम लोग कहते हैं परप्यूरा मोर देन 3 मिलीमीटर। देख भी रहे होगे यहाँ पे आपके ज्यादा ऑब्वियस रेड रेसेस दिखाई दे रहे हैं, ये आपका परप्यूरा है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे डेंगी सॉक सिंड्रोम में, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। थर्ड, डेंगी सॉक सिंड्रोम। डेंगी सॉक सिंड्रोम की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आपका सॉक सिंड्रोम, नाम में ही सॉक है, यहाँ पे आपका बीपी बहुत ज्यादा कम हो जाए तो हाइपोटेंशन कहते हैं। लेकिन अगर बीपी आपका इतना कम हो जाए एंड बिकम्स नॉन रिकॉर्डेबल और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 90 mmHg, तो आप लोग इस कंडीशन को कहते हो डेंगी सॉक सिंड्रोम या वेरी सीवियर डेंगी सॉक सिंड्रोम। जो ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ डेथ होती है डेंगी के पेशेंट में वो इसी कंडीशन में होती है, ये सबसे सीवियर डेंगी है। तो हम लोगों ने इसके पहले भी मॉलिक्यूलर मिमिक्री देखा था, फिर देख ले रहे हैं। सपोज डेंगी आपका सेकेंड टाइम हुआ है, सेकेंड टाइम कह लीजिए, थर्ड टाइम कह लीजिए, तो जो एनहेंसिंग एंटीबॉडीज होंगी, एनहेंसिंग एंटीबॉडीज ये किसको अटैक करेंगी? ये ब्लड वेसल्स को भी अटैक करेंगी। ब्लड वेसल्स में मेनली जो सबसे सिंपल और पतली ब्लड वेसल्स होती हैं कैपिलरीज, ठीक है, ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल को जब ये अटैक करेंगे तो ब्लड वेसल के जो अंदर वाली लेयर होती है दैट इज एंडोथीलियम। यहाँ पे एंडोथीलियम को अगर आप डिस्ट्रॉय कर दोगे तो ब्लड वेसल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो यहाँ से कुछ न कुछ लीकेज होगा। मान लीजिए ये आपकी एंडोथीलियम है, एंडोथीलियम अंदर वाली सेल्स जो किसी भी ब्लड वेसल की होती हैं। तो एंटीबॉडी यहाँ आया, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब यहाँ से वाटर ब्लड से बाहर लीक कर जाएगा, तो यहाँ पे वाटर एस्केप्स फ्रॉम ब्लड वेसल टू एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस, वाटर escapes to extravascular space, extravascular space। इसी वजह से हम लोगों ने पहले भी देखा था ब्लड वॉल्यूम आपका कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो इसी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और पेशेंट हो सकता है आपका शॉक की कंडीशन में मैनिफेस्ट करे। शॉक होने के बाद आपके जो मेन ऑर्गन्स होते हैं वहां पे क्या होता है, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर ही नहीं तो ब्लड कहाँ से हो, या ब्लड वॉल्यूम भी कम है, तो आगे चल के मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है। क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर कम है तो ऑर्गन्स का परफ्यूजन, ब्लड सप्लाई भी कम हो जाता है ना। यहाँ पे हम लोग कहते हैं लीडिंग टू मल्टी ऑर्गन फेलियर, और आगे चल के डेथ हो सकती है ना। किसी का बीपी ही नहीं होगा तो ऑर्गन्स में ब्लड कैसे जाएगा? ये काफी इजी कॉन्सेप्ट रहा, फिर से देख लेते हैं। डेंगी सॉक सिंड्रोम बेसिकली यहाँ पे सॉक हो गया, उसके बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होंगे तो डिफरेंट मैनिफेस्टेशन आएंगे, हम लोग कहेंगे एक सिंड्रोम जैसा प्रेजेंट कर रहा है। बीपी आपका सिस्टोलिक 90 से कम हो जाए या नॉन रिकॉर्डेबल हो जाए तो हम लोग कहेंगे डेंगी सॉक सिंड्रोम। यहाँ पे जो आपकी एनहेंसिंग एंटीबॉडीज थी इन्होंने अब ब्लड वेसल को भी सिग्निफिकेंटली आपको डैमेज कर दिया, जिसकी वजह से आपका ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, फ्लूइड आपका शिफ्ट हो गया इंट्रावेस्कुलर स्पेस से एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस में। ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, ब्लड ही नहीं होगा तो ऑर्गन्स को हार्ट पंप कैसे करेगा, परफ्यूजन कैसे मेंटेन करेगा, उनके ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट कैसे पूरा करेगा। तो ब्लड प्रेशर कम हो गया, इसी को हमने कह दिया शॉक की कंडीशन है। इट में लीड टू मल्टी ऑर्गन फेलियर और आपका उसके अलावा डेथ। मल्टी ऑर्गन फेलियर की अगर बात करें, जैसे मान लीजिए अब आप लोग सोच रहे होंगे मल्टी ऑर्गन फेलियर, अब आपका ब्लड वॉल्यूम कम है तो ब्लड सप्लाई आपकी मान लीजिए ब्रेन की कम हो गई,
ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन डिक्रीज, क्या होगा? इंसान अनकॉन्शियस हो जाएगा या हो सकता है कोमेटोज हो जाए, है ना। तो ब्रेन की फंक्शनिंग कम सही हो जाएगी, अनकॉन्शियस भी हो सकता है। सीवियरली अनकॉन्शियस है तो हम उसे कोमेटोज कह देते हैं। मान लीजिए किडनी के पास ब्लड सप्लाई कम हो गई, किडनी ब्लड सप्लाई बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा, तो किडनी का काम क्या है? फिल्टर करता है वो, है ना, ब्लड को, वेस्ट मटेरियल बाहर निकालता है। तो यहाँ पे एक्यूट रीनल फेलियर, बॉडी में क्रिएटिनिन को ये बाहर निकालता है, यूरिया को बाहर निकालता है ना, और यूरिक एसिड को बाहर निकालता है। तो ये सब नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल्स होते हैं बॉडी के। अगर ये बॉडी के अंदर ही रह जाएंगे तो क्या होगा? इंसान में नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएंगे और इसी कंडीशन, उसके फिर कॉम्प्लिकेशन आएंगे। इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं रीनल फेलियर। तो अगर ब्लड सप्लाई कम है, पेशेंट लैंड्स अप इन शॉक, तो इसका मतलब काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस और आएंगे। तो इस तरीके से हम लोग डेंगू को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं। पहले, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था सिंपल डेंगू फीवर या डेंगू फीवर, जस्ट लाइक एनी वायरल इलनेस। फिर उसके बाद सीवियर डेंगू, यहाँ पे हमारे पास शरीर पे रेड रेड चकत्ते मिलने शुरू हुए जो सजेस्टिव हैं ब्लीडिंग के लिए, ये आपका डेंगू हेमरेजिक फीवर। फिर हम लोगों ने लास्ट में देख लिया है डेंगू शॉक सिंड्रोम। यहाँ पे आपका जो ब्लड वेसल है वहां से लीकेज इतना सिग्निफिकेंट हो गया कि जिसकी वजह से पेशेंट शॉक में चला गया। तो एक तो मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया, दूसरा मान लीजिए ये जो आपका इंट्रा वैस्कुलर फ्लूइड था, मतलब ब्लड था, यहाँ से वाटर का लॉस हुआ, वाटर लॉस। अब ये वाटर कई जगह जा सकता है, हो सकता है आपके लंग के अराउंड जो मेम्ब्रेन होती हैं, कवरिंग्स होती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। हो सकता है इनके बीच में वाटर इकट्ठा हो जाए। ये लंग है आपके, ये आपका प्लूरल मेम्ब्रेन है, प्लूरल मेम्ब्रेन। यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो गया, इसी को आप लोग कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन। इसीलिए आगे चल के जब इन्वेस्टिगेशन देखेंगे हम लोग, तो हमें एक्सरे भी कराना होता है डेंगू के पेशेंट में। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके लंग्स जो है कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, वहाँ प्लूरल इफ्यूजन तो नहीं है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए हार्ट है ये, तो हार्ट के भी अराउंड हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी होती है, वहां पे भी जरूरत से ज्यादा आपका क्या इकट्ठा हो जाए? वाटर। तो हार्ट भी आपका सही से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाएगा, है ना। ये हार्ट है, ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, और ये आपका पेरिकार्डियल इफ्यूजन है। वहां पे आपका ज्यादा इकट्ठा क्या हो गया? ज्यादा इकट्ठा हो गया वाटर। इसी टाइप से अगर मान लीजिए एब्डोमेन है, ये मान लीजिए आपका एब्डोमेन है, इसके किनारे किनारे क्या होता है? पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, और ये आपकी पेरिटोनियल कैविटी है, ये आपकी पेरिटोनियम है। इसके अंदर भी अगर मान लीजिए वाटर भर गया तो हम लोग कहते हैं आपका पेशेंट को एसाइटिस हो गया। इसीलिए अगर कोई भी पेशेंट आपकी ओपीडी में आता है और आप डेंगू सस्पेक्ट करते हैं, तो एक अल्ट्रासाउंड कराएंगे, एक इको कराएंगे और एक उसका एक्सरे कराएंगे, आगे चल के देखेंगे। देयरफॉर एक्सरे चेस्ट, ठीक है, 2D इको। हार्ट कैसे देखते हैं हम लोग? अल्ट्रासाउंड से भी काम भर का बता देते हैं, तो हार्ट के अल्ट्रासाउंड को हम लोग इको कहते हैं, 2D इको। और यहाँ पे यूएसजी एब्डोमेन। तो आगे चल के जब हम लोग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो जो चीज सस्पेक्ट कर रहे हैं उसी हिसाब से, ये नहीं कि इसका सीटी स्कैन करा लेंगे, ठीक है, बिना मतलब के टेस्ट नहीं कराएंगे। एक बार चैट सेक्शन में आइए, देखते हैं सबको